brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुस्तक। मैं हूँ आपके साथ अनिमा द्विवेदी। आज का ये वीडियो बेहद खास है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो बहुत खास हैं और इंडियन इकोनॉमी पर आज चर्चा होगी और वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के ऊपर आज चर्चा होगी। हमारे साथ जो इस समय मेहमान जुड़े हैं इस चर्चा में वो हिंदू इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर हैं स्वामी विज्ञानंद जी। एक बार ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक इंट्रो दे देती हूँ कि आखिर वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम चर्चा आज क्यों कर रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ भारत की इकोनॉमी तेज गति से आगे बढ़ती जा रही है, जहां पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर खड़ा है भारत, वहां पर इस समय वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की काफी चर्चा हो रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में इस फोरम को लेकर के बातचीत चल रही है और इस फोरम में क्या कुछ है, ये फोरम किस तरीके से इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाल रहा है, इसी को लेकर के आज हम अपना ये डिस्कशन करेंगे हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनके साथ। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है स्वामी विज्ञानंद जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते। हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका कीमती समय देने के लिए। क्या कुछ है ये फोरम हिंदू इकोनॉमी और क्यों इतनी चर्चा इसकी हो रही है, ये सब कुछ आज हम स्वामी जी के साथ डिस्कस करेंगे और किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी के लिए ये एक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्वामी जी, मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि आखिर ये फोरम है क्या, कब शुरुआत हुई, क्या सोच थी शुरुआत के पीछे और क्या लक्ष्य है? ये एक बड़ा सवाल इस फोरम को जानने के लिए। हाँ, देखो क्या है कि इस फोरम का रजिस्ट्रेशन, मैं बैकग्राउंड देता हूँ। रजिस्ट्रेशन 2010 दिसंबर के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंडर में वो आरओसी के रूप में रजिस्टर हुआ, जिसको नॉन प्रॉफिट कहते हैं ना। सेक्शन 25 हुआ करता है, आजकल वो सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुआ है। और पहला इसका मेजर कॉन्फ्रेंस, जिसको कहते हैं मेजर, जिसको ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, हमने 2012 में हांगकांग में किया, 2013 में बैंकॉक में किया, 2014 में दिल्ली में किया, 2015 में लंदन में किया, 2016 में हमने लॉस एंजल्स में किया, 2017 में हमारा केन्या में था, वो पॉलिटिकल डिस्टरबेंस के कारण कैंसिल हुआ, 2018 में अगेन चिकागो में था जी, 2019 में मुंबई में था, फिर कोरोना आ गया, 2020 में हमारा नीदरलैंड में था, दी हेग सिटी जिसको बोलते हैं ना, दी हेग सिटी में कोरोना में था, कैंसिल हो गया। हमें सब कुछ होने के बाद भी कैंसिल हो गया। फिर 20, 21, 22 कुछ नहीं हुआ कोरोना के कारण में, फिर 23 में बैंकॉक में हुआ, 24 में हम मुंबई में कर रहे हैं। ये हमारे मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम हुए हैं। रीजनल हमने 2 बार कोलालमपुर में किया, डरबन में किया, केन्या में किया, लंदन में अलग से एक बार रीजनल फोरम किया, डलास में किया, फिजी में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, न्यूजीलैंड में किया। ऐसे रेगुलरली बहुत सारे होते रहते हैं और एनुअल फोरम तो जगह जगह लोग बहुत करते रहे, हमारे चैप्टर का लोग। अब ये फोरम हुआ। अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि देखो, मैं साउथ ईस्ट एशिया में पहले काम करता था, ये संगठन का काम करता था। साउथ ईस्ट एशिया का अर्थ है कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, ताइवान, ये सारा इलाका है ना। लेकिन वहां देखो, बहुत हिस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1000 साल पहले की बात नहीं कर रहा, अभी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की बात कर रहा हूँ ना, अब उसके आसपास की बात कर रहा हूँ। हम हिंदू लोगों का अच्छा बिजनेस इकोनॉमी में वहां प्रभाव था, है ना। लेकिन अब देखोगे, भारत से लेके जापान तक की इकोनॉमी है, उसमें से साउथ कोरिया को निकाल दो तो सारे चाइनीज इकोनॉमी है। सब सिंगापुर भी चाइनीज कंट्रोल है, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, इन सब जगह चाइनीज लोगों का कंट्रोल है। ये अब मैं समझने के लिए बता रहा हूं। तो फिर हमारे एक बड़े अच्छे परिचित मित्र थे, प्रोफेसर टान, है ना, मलेशिया में। तो ऐसे दोस्ती हो गई, तो उनसे पूछा, प्रोफेसर टान, आप चाइनीज लोग हमसे ज्यादा तो स्मार्ट नहीं लगते, है ना, आप दोस्ती में बात कर सकते हो ना। मैंने पूछा, प्रोफेसर टान, यू चाइनीज आर नॉट स्मार्टर देन अस,
आप हमसे ज्यादा तो स्मार्ट लगते नहीं हो। फिर आपने कैसे पूरे साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी पर कब्जा कर लिया है ना। अब तो देखो उसके बाद तो सिंगापुर के बने, अब तो बांग्लादेश और श्रीलंका भी चाइनीज इकोनॉमी हो गया है ना। तो उन्होंने कहा स्वामी जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैंने प्रेम से बोला, स्वामी जी यू फेलोज आर इंडिविजुअली स्मार्ट, आप लोग अकेले अकेले स्मार्ट हो, कलेक्टिवली स्मार्ट नहीं हो, है ना। इसका अर्थ है कि हम लोग मिलजुल करके काम नहीं करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जब आपके पास ऑर्गेनाइज अटैक आएगा ना, तो आप इंडिविजुअली उसको झेल नहीं सकते, है ना। तो आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि एक जमाना था जब आपके टाटा के ट्रक, एम्बेसडर के कार, बजाज को थ्री व्हीलर ऑटो स्कूटर और उषा फैन वगैरह सारे चीज भारत से आया करती थी ना। अब हमने क्या है कि जब हम चाइनीज लोगों ने आपका सप्लाई चेन डिस्ट्रॉय कर दिया, सप्लाई चेन डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय करने के बाद अब क्या है, हमारा जो है ना इस इलाके में प्रभाव है, क्योंकि जब हमने आपका सप्लाई चेन डिस्ट्रॉय कर दिया, आपकी बड़ी कंपनियों को कुछ भी पता नहीं चला और हमने इस पर कब्जा कर लिया, अब आपको कुछ भी नहीं आता है ना। तो आप सोच सकते हो कि ऑर्गेनाइज एफर्ट्स होने के बाद उन्होंने कहा कि देखो हमने ऑर्गेनाइज एफर्ट्स किया तो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकी, अब आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता। तो मैं बता रहा हूँ सीरियस इशू था। फिर उसी से मैं 2003 के आसपास की बात है, कोलालमपुर में एक ओआईसी का कॉन्फ्रेंस हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसमें उसमें महातिर मोहम्मद थे, है ना। और उन्होंने वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम की चर्चा की। आपको पता वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कोलालमपुर में, दुबई में नहीं है, और उसका पैटर्न मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है ना, और फंडेड बाय सपोर्टेड बाय डीसीबी बैंक है ना, जो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक आगा खानी लोगों का है ना, और उसमें 60 मुस्लिम कंट्री हैं ना। फिर मैंने इस पर सारा अध्ययन करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा रे सभी लोग बिजनेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, है ना। देखो फिर हमने ज्यूस लोगों का पढ़ा, तो ज्यूस इंटरप्रेन्योर नेटवर्क है, ज्यूस इकोनॉमिक फोरम है, क्रिश्चियन इकोनॉमिक फोरम है। फिर भारत में मैंने देखा यहाँ पर मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया है, और तो और मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन है, क्रिश्चियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री भी है, क्रिश्चियन बिजनेस, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं कहा सभी लोग, ये लोग क्या बिजनेस इकोनॉमी क्या क्रिटिकल स्ट्रेंथ है ना, इस पर फोकस कर रहे हैं। और हम हिंदू लोग टन 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 घंटी पूजा, डांडिया, गरबा, भांगड़ा, होली, दिवाली इसी में अटक गए हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज है हमारी चीज, लेकिन इससे आपको ताकत नहीं मिलेगी। आपका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगा तब होगा। देखो दिवाली होली 100 साल पहले, 100 साल भी हम पहले मनाते थे, 50 साल पहले भी मनाते थे, जब हमारी इकोनॉमी में कोई का ताकत नहीं तो कोई हमें पूछता नहीं था। पिछले 30 सालों में हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस हो गई है, तो हमें रिस्पेक्ट मिलने लगा है ना। तो एज ए कंट्री, एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी, है ना। तो इन सब सोच करके मैंने सोचा कि क्या क्या चीज करना चाहिए। तो जैसे हमने कहा कि ग्लोबल मार्केट एक्सेस है ना, तो बिजनेस इकोनॉमी के लिए ग्लोबल मार्केट एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो आप तो बिजनेस चैनल वाले हो ना, बिजनेस चैनल वाले, तो देखो चाइना 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 32-33% वर्ल्ड का मार्केट, उसके इंटरनेशनल ट्रेड उसके हाथ में है, वर्ल्ड का 45% प्रोडक्शन करता है। हम कहने के लिए तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा 2.1 समथिंग हमारा योगदान है। तो अब इस चीज से आगे बढ़ना है भारत को। अभी तो 5 ट्रिलियन भी नहीं बनना है, पहले तो 5 ट्रिलियन फिर 10 ट्रिलियन बढ़ना है। तो आपको मार्केट एक्सेस होना चाहिए कि हम दुनिया के हर मार्केट में अच्छी प्रकार से बेच सके ना। साउथ अमेरिका का मार्केट है, अफ्रीका का ग्रोइंग मार्केट है, यूरोप का कंज्यूमिंग बहुत बड़ा मार्केट है ना, एशिया का मार्केट, सब जगह हम बेच सके। तो हम सबसे पहले वर्ल्ड हिंदी इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल मार्केट एक्सेस की बात करते हैं, और भारत में फिर हम उसको लोकल मार्केट से भी जोड़ते हैं ना, लोकल से रीजनल, रीजनल से नेशनल, नेशनल से ग्लोबल, उसको कनेक्ट करते हैं ना। तो ये बड़ी बात करते हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं। दूसरा जो चीज है कि अफोर्डेबल कैपिटल है ना। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पिछले 12-15 साल से इस पर बात कर रहा हूँ कि भारत में बिजनेस के लिए अफोर्डेबल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ 10 दिन पहले हमने पढ़ा, निर्मला सीतारमन जो बोल रही है कि बिजनेस के लिए अफोर्डेबल कैपिटल मिलना चाहिए। मैंने कहा आप देखो इंटरनेशनल मार्केट में कैपिटल जो है ना आपको बहुत सस्ते मिल जाता है और इजिली भी मिल जाता है।
तो ये हमारा इकोसिस्टम यहाँ भी डेवलप नहीं हुआ। यहाँ लोगों के पास आइडिया तो बहुत है, लेकिन आइडिया मर जाती है ना। मैं तो बिजनेस स्कूल में जाता हूँ तो बच्चों को कहता हूँ, मेनी ऑफ यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मुकेश अंबानी, है ना। मुकेश अंबानी से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन मुकेश अंबानी के पास क्या है, अपने इंटेलिजेंस को बैक करने का पैसा है, और आपके पास पैसा नहीं है, यानी कैपिटल नहीं है ना। ये दूसरी चीज पर काम करते हैं। तीसरी चीज है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी का इनोवेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो आप बिजनेस से आउट हो जाओगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, आप सब लोग सब जानते हो हाउ मेनी कंपनी, नहीं सब लोग उदाहरण तो देते हैं नोकिया का, कोडक का, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे आईटी कंपनियां है ना जो टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करती हैं, क्लाउड में नहीं गई तो बंद हो गई ना। तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन इतना तेजी से होना चाहिए। चौथी चीज है क्या, कोई ह्यूमन रिसोर्स। देखो कोई भी काम करे, टैलेंट तो चाहिए ना आपके पास, और टैलेंटेड लोग जिसको मैनेज करते हैं। तो हमारा टैलेंट तो बहुत है, लेकिन सब लोग विदेश चले जाते हैं और हम लोग बड़े खुश होते हैं। सत्ता नडेला, सुंदर पिचई, ये सब हमारे बड़े आइकन हैं, लेकिन हम कहते हैं यू आर मेकिंग अदर इज बाय योर टैलेंट। अपने टैलेंट से दूसरों को अमीर बना रहे हो ना। होना तो चाहिए ना कि अपने टैलेंट से अपने देश को का ग्रोथ होना चाहिए ना। जैसे आप सब जानते हैं भाटिया जी ने इंडिगो एयरलाइन शुरू किया, तो गंगवाल जी को उन्होंने हायर किया ना। हाँ नहीं सॉरी, गलत बोला, मैं हायर नहीं किया, अपने साथ जोड़ा है ना जी, अपने साथ जोड़ा। गंगवाल जी वहाँ एक्सपर्ट थे एविएशन के, यूएस में रह चुके थे, वहाँ के यूएस एयरवेज के सीईओ थे। उन्होंने पूरे 10 साल के कम समय में इंडिगो को नंबर 1 एयरलाइंस बना दिया था। तो ये मतलब टैलेंट का इंटीग्रेशन होना चाहिए। पांचवा चीज होना चाहिए कि यंग लोगों को बिजनेस इंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप में प्रमोट करना चाहिए। उसके सपोर्ट सिस्टम, इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये सब चीज, मेंटरशिप प्रोग्राम, ये सब डेवलप करना है। तो वो हम पर उस पर भी हम काम करते हैं। और छठा जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस देश में आप बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, जो वेल्थ क्रिएटर है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, टैक्स देता है, उसको सब गाली देते हैं, है ना। देखो ना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो इस चीज को भी हमें रोकना है ना, और इस चीज को बदलना है। इस पर भी हम काम करते हैं। यही सब जो मैं मोटी मोटी बात किया कि ये बेसिक फंडामेंटल है जिस पर हम काम करते हैं और कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बेसिक फंडामेंटल्स तो स्वामी जी ने बताया कि आखिर ये फोरम किन चीजों पर काम करता है, क्या एम है इसके पीछे का। लेकिन जहां पर जैसे आप स्वामी जी हम बात कर रहे थे आज भारत के बारे में, भारत की इकोनॉमी के बारे में, तो आपसे भी ये व्यू जानना चाहूंगी क्योंकि आप इतनी जगह गए हैं, आपने अपनी बात रखी है, वहां की इकोनॉमीज को समझा है। अभी आपने चाइना का डिस्कशन किया, फिर उसके जैसी और भी बड़ी इकोनॉमीज हैं, यूएस है। इन सब के इकोनॉमीज के बीच में जब भारत की बात आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपकी अभी क्या राय है? क्या तेजी से आगे बढ़ रही है और तेजी लाने की जरूरत है? फिलहाल कहाँ खड़ी है भारत की देखो अर्थव्यवस्था? क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था को पहले तो नेहरूवियन मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल ने 50 साल तक गला घोट के रखा था। ऑनेस्टली गला घोट के रखा था। देखो मैं कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है, हम उस पर भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का अर्थव्यवस्था में भी कितना बड़ा योगदान है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने में कितना बड़ा योगदान है ना। सरदार पटेल को जानते हैं केवल सब लोग राज्यों का इंटीग्रेशन करने के लिए ना। तो मैं बता रहा हूं कि नेहरू ने 50 साल तक गला घोट के रख दिया इंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप के। उस चक्कर में क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद है ना, जर्मनी बर्बाद होकर के खड़ा हो गया, जापान बर्बाद होकर भी दोनों महाशक्ति बन गए, अमेरिका डेवलप होकर पावरफुल बन गया, सुपर पावर बन गया, यूरोप के बहुत सारे डेवलप देश जो है ना खंडर हो गए थे लड़ाई में, सब बन गया। हम पिछड़ गए क्योंकि हमने उस रेस का फायदा नहीं उठाया ना, अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया। तो ये पहला तो हमने मिसिंग द अपॉर्चुनिटी है। और फिर अब कैचिंग वाली बात है। नरसिम्हा राव ने ओपन किया इकोनॉमी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं नरसिम्हा राव को भारत का बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मानता हूं और एस्पिरेशनल भारत का ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूं ना, कि उन्होंने इकोनॉमी को ओपन किया। आज अगर इकोनॉमी को उन्होंने ओपन नहीं किया तो हमारी ये स्थिति नहीं होती। हम 3rd लार्जेस्ट या 5th लार्जेस्ट बनने की, जो हम अब आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, या 3rd लार्जेस्ट बनने का एस्पिरेशन रखते हैं, ये नहीं होता। उस समय तो हम डब्बा लेके पेरिस क्लब में इधर उधर मांगते थे ना। तो दूसरा चीज हुआ कि नरसिम्हा राव जी ने ओपन किया, अप एंड डाउन चला, जिसको हमारे यहाँ बम्पी है ना, जिसको कहते हैं, किसी जर्नलिस्ट ने कहा है कि अमेरिका, ये चाइनीज इकोनॉमी स्ट्रेट लाइन में बहुत तेजी से चलती है ना,
भारत में क्या तेज चलता है फिर बैठ जाता है, फिर चलता है, वेव्स की तरह अप एंड डाउन होता है ना। फिर अटल जी आए, अटल जी ने फिर हमारी इकोनॉमी को बहुत तेजी से पटरी बढ़ाया, हमारे सेकंड फास्टेस्ट इकोनॉमी बन गए। फिर मनमोहन सिंह के, क्योंकि अटल जी ने सब काम किया था, रिफॉर्म किया था, ऑर्गेनाइज किया था, स्टेबिलिटी दी थी। मनमोहन सिंह के फर्स्ट टर्म में तो थोड़ा अच्छा रहा, उसके बाद वो खराब होने लगा। फर्स्ट टर्म के अंत में, सेकंड टर्म के अंत आते आते हम फ्रेजाइल 5 बन गए, है ना। हमारी स्थिति खराब हो गई। समाव नरेंद्र भाई ने फिर उस स्थिति को संभाला, उन्होंने कुछ फंडामेंटल चेंजेस किए ना, जो रिफॉर्म किए, आईबीसी लाया, जो लोग परमानेंटली भारत सरकार को लूट रहे थे, एनपीए कर रहे थे, वो सब बंद हो गया, जीएसटी को लाया और बहुत सारे रिफॉर्म किए। तो हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी इतने बम्प के बाद, है ना, इतने इंटरनेशनल टर्बुलेंस के कारण भी हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही है ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत फास्ट चल रही है, कंपेयर टू अदर ठीक चल रहे हैं, हम फास्ट नहीं चल रहे हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि और भी जो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होने चाहिए। हमारे यहाँ जो है ना, लाइसेंस राज तो चला गया है, इंस्पेक्टर राज और टैक्स राज बढ़ गया है ना। नहीं तो हमारे 1 लाख, अगर आप देखोगे डेटा खाता, 1 लाख से ज्यादा हाई नेट इंडिविजुअल जो है ना, बिजनेसमैन भारत छोड़कर चले गए हैं ना। तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो हमें ये भी सिचुएशन पैदा करना चाहिए कि हमारा टैलेंट, टेक्नोलॉजी, कैपिटल भारत से बाहर नहीं जाए। भारत से बड़ी संख्या में कैपिटल दुबई जाता है। दुबई थर्ड क्लास जगह है, रहने लायक जगह नहीं है, है ना। लेकिन मैं गलत सेंस में थर्ड क्लास नहीं बोल रहा हूँ, हमारे उनसे कोई झगड़ा नहीं है। थर्ड क्लास मीन्स वेदर नहीं है, आप देखो ना वहां रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान है, लेकिन हमारा कैपिटल जा रहा है, हमारा हमारा कैपिटल वहां जा रहा है ना। तो टैलेंट भी जा रहा है, कैपिटल जा रहा है, तो इस सब को रोकना है। इन सब चीजों को जो बिजनेस फ्रेंडली वातावरण बनाएंगे, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा अलाइन करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी और फास्टर हो सकती है। जिसको मैंने बोला कि जिन सब चीजों पर काम करके मार्केट एक्सेस को फैसिलिटेट करने में, जैसे हमारे एम्बेसी के लोग ब्यूरोक्रेसी करते हैं। अरे अब गया जमाना जो कोल्ड वॉर के जमाने में थे, हमने का मतलब था ना, अब एम्बेसी का इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। इन सब चीज पर काम करना चाहिए, हर देश में उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, बिजनेस फ्रेंडली बनना चाहिए हमारे एम्बेसीज को, हमारे गवर्नमेंट को। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है। केवल गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी मेकर, इकोनॉमिस्ट, जुडिशरी, मीडिया पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, सोसाइटी एज होल, है ना, सब लोग मिलकर के उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे कि भारत को समृद्ध संपन्न बनाना है। बहुत बड़ी हमारी जो जनसंख्या गरीब है उसको वहां से बाहर निकालना है, तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। यानी कि जिस तरीके से स्वामी जी आपने बताया कि भारत को अभी कई तरह के कदम उठाने होंगे, लेकिन एक बड़ा असर क्या आपको नहीं लगता है कि जब चाइना में कुछ होता है या यूएस में कुछ होता है तो उसका सीधा असर इंडियन इकोनॉमी पर पड़ता है? क्या अभी भी एक बड़ा असर पड़ता नजर आ रहा है नहीं इंडियन नहीं, देखो इकोनॉमी? ये तो ऐसा है भाई, ये तो बहुत अंडरस्टैंडेबल है ना कि यूएस 4% द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दे कंज्यूम 25% द वर्ल्ड रिसोर्सेज, है ना। तो बहुत बड़ा मार्केट है ना, आप वहां बेचते हो, अगर वो स्लो होगा तो आप पर असर होगा, है ना। ये तो उसमें कोई बात है ही नहीं, उसका असर तो हमारे ऊपर हो रहा है। जी। हमारी इकोनॉमी भी स्लो हो रही है, लेकिन हमारी फिर भी, इकोनॉमी सर स्लो हो रही है, स्लो हाँ, हो रही लेकिन है। कंपेयर टू अदर फिर भी हम परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि इंटरनेशनल, आप मार्केट की बात, इंटरनेशनल स्लो हो रहा है ना, अमेरिका, यूरोप वगैरह स्लो हो रहा है ना। जी। तो सर अभी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर साया तो है अमेरिका का भी, और इस साए से निकलने के लिए ये जो ऐसा फोरम है, है। ये सब जो है ना, रोमांटिक बातें हैं ना। साया, मैं बता रहा हूँ कि साया से निकलने से कुछ, आप इकोनॉमी इंटीग्रेटेड होता है वर्ल्ड में ना, आप कहीं मार्केट है जहां बेच रहे हैं, अगर वहां रिसेशन है, वहां की इकोनॉमी इंप्रूव नहीं हो रही है, तो आपसे क्यों खरीदेंगे ना। जी तो उससे बिल्कुल। तो कभी बाहर नहीं निकले। आजकल इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है ना, हम्म। तो दूसरा का असर होता है, लेकिन हमें उसी में नेविगेट करना है ना, अपना रास्ता बनाना है, हमें आगे बढ़ना है ना। तो वो जी। सब चीजें हर कदम हर समय लेते रहने चाहिए। सर एक सवाल ये भी कि अब जो इस साल की अगर बात करें, 2024 की बात करें, तो हिंदू इकोनॉमिक फोरम के लिए ये साल कैसा रहा है? और जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिस पर अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए इकोनॉमी के लिए, क्या वो कहीं ना कहीं पूरे होते नजर आए देखो इस क्या साल के है लिहाज कि, से? देखो
20, 21, 22 ये सब हमारा लगभग स्लो था, हम कुछ नहीं कर पाए ऑनेस्टली बता, कोरोना के कारण। 23 में हमने काम शुरू किया है ना, दोबारा रिवाइव करने के लिए। तो 24 उस दृष्टि से अपेक्षाकृत हमारे लिए अच्छा रहा, है ना। अब वी आर मूविंग फॉरवर्ड, जो हम ऊपर चले गए ऐसे गए थे, फिर एकदम नीचे आ गए कोरोना काल में, है ना, सब बंद हो गया। क्योंकि हमारा कोई कोई ऐसी कंपनी थोड़ी नहीं चलाते हैं जो फैक्ट्री चलाते प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारा तो समाज, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है ना, समाज का ऑर्गेनाइजेशन। अब धीरे धीरे फिर अपवर्ड बढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे अपवर्ड बढ़ रहे हैं। सर 2025 के लिए क्या लक्ष्य रहने वाले हैं स्वामी जी? मेरा 25 का लक्ष्य है कि जो हमारे 25 का लक्ष्य भारत में फोकस करना। मैं बहुत ज्यादा विदेश में काम करता, विदेश का फोकस था तो वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 25 का फोकस है भारत में। भारत में हमें अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैप्टर्स खुलाना, रूरल इकोनॉमी को इम्प्रूव करना और पूरे पैन भारत में फैलना, यही हमारा लक्ष्य है। जी सर, रूरल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ हमने गाइडलाइंस बनाई हैं इस फोरम में? देखो हम तो गाइडलाइन नहीं बना सकते, हम तो सरकार नहीं है कोई सर, ना हम सरकार हैं ना हम कुछ सरकार सोचा है चलाते सर हैं। कि कैसे करेंगे नहीं, रूरल तो सरकार इकोनॉमी? ऐसा है कि आपको हर, मेरा मानना है और हम सरकार को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि देखो किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए ना। तो सब लोगों को गांव में तो इतना कैपिटल है नहीं, बैंक वाले भी देंगे नहीं तो सरकार को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, माने रोड नहीं, रोड तो बनाना कंपलसरी है, साथ साथ छोटे छोटे कस्बे गांव में आपको फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ना, वैसे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल सेट बना दें, प्लग एंड प्ले, नहीं कि लोग छोटे पर किराए पर जाके अपना कुछ छोटे मोटे हर चीज की फैक्ट्री बना सके, है ना, चाहे फूड प्रोसेसिंग या फूड से रिलेटेड कोई भी चीज जो गांव में के लोग कर सकते हैं, तो उसमें कैपिटल उनका नहीं लगेगा ना। तो आपको देखना कि रूरल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी, इस पर सबसे ज्यादा करना चाहिए। एग्रीकल्चर को एग्रीटेक से जोड़ना चाहिए, मार्केट से जोड़ना चाहिए, स्टोरेज से जोड़ना चाहिए। जी, तो रूरल इकोनॉमी इस तरीके से मजबूत करने की कोशिश होनी चाहिए। आखिरी सवाल सर स्वामी जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, वो है आज युवाओं से जुड़ा हुआ। कई युवा हैं जो इस समय नौकरी छोड़ करके बिजनेस में आना चाहते हैं। कई ऐसे युवा हैं जो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया भी कि आप बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में भी जाते हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? सर्विस से फोकस हट रहा है इस समय, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। देखो क्या है कि बढ़ना चाहिए, अगर ऐसे बढ़ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके मुंह में घी शक्कर, है ना, जिसको कहते हैं कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है ना। ग्रोइंग देश में केवल नौकरी से काम नहीं चलेगा, नौकरी तो जरूरी है क्योंकि कुछ नौकरी करेंगे, लेकिन देश वो इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से आगे बढ़ेगा ना। और उसके लिए कि हमारे पास यंग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टैलेंटेड मैन पावर, उनको आगे बढ़ना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है और हम यही चाहते हैं, यही होना चाहिए जी। हाँ। लेकिन जो उसके लिए क्या है, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम भी डेवलप होना चाहिए ना जी, ये आवश्यक है ना। कई बार यंग लोगों के पास, इसलिए हमने वर्ल्ड हिंदी इकोनॉमिक फोरम में इस बार लॉन्च पैड रखा है, जहां जो अच्छे आइडिया रखने वाले बिजनेस का यंग लोग हैं ना, स्टार्टअप वाले हैं, उनको सीधे सीधे इन्वेस्टर के साथ मिलाते हैं, इंटरेक्शन कराते हैं, जिससे कि उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो और वो लोग ये काम आगे बढ़े, उनको थोड़ा इजी और कंफर्ट हो। जी सर, ये कंफर्ट तो आप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुझाव क्या देना चाहेंगे ऐसे यूथ को जो अब बिजनेस में आना चाहता है और वेल्थ क्रिएटर बनना चाहता है? उसके लिए आपका क्या सुझाव होगा? आपका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऐसा कैसे? है, मेरा सुझाव है सभी नौजवान लोग जो बिजनेस में आना चाहते हैं, दे शुड नॉट थिंक बिजनेस इज लाइक ए एस्केलेटर, यू नो, और या एलिवेटर। आप समझ रहे ना? जी बिल्कुल। बिजनेस जो है ना, बिजली से चलने वाली सीढ़ी नहीं है, और क्या है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो लिफ्ट नहीं है, जिसको एस्केलेटर है ना, समझ रहे ना, मैं एलिवेटर बोलते हैं ना अंग्रेजी में, लिफ्ट नहीं है। बिजनेस है ना, स्टेयर कैसे सीढ़ी चढ़ने वाला है ना, तो सीढ़ी चढ़ने में मेहनत लगता है, दम भी फूलता है ना, वैसे बिजनेस में भी चलने में मेहनत लगता है, बीच बीच में दम भी फूलता है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन द रेस, है ना, वही आपको आगे ले जाता है ना। उसको मैं बोलता हूँ कि ये स्टेयर केस, जिसको नहीं स्टेयर केस, एलिवेटर जिसको इलेक्ट्रिक एलिवेटर और एस्केलेटर, ये आपको फेल कर सकते हैं, है ना, चढ़ा भी सकते हैं, नीचे गिरा भी सकते हैं, लेकिन सीढ़ी पर चढ़ के जाओगे तो ये आप कभी फेल नहीं होंगे। तो यही मेरा नौजवानों को संदेश है कि बिजनेस के लिए मेहनत
कर्मठता, सही समय निर्णय पर चुनाव के अवसर देखते रहना चाहिए। स्वामी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पुस्तक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। ये थे हमारे साथ स्वामी विज्ञानंद जी, जिन्होंने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की है, फाउंडर है उसके। और वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक क्या कुछ करता है, ये सारी बातचीत हमने उनके साथ की, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के ये बातचीत की। ऐसी बिजनेस जगत की और शख्सियतों के साथ बातचीत का सिलसिला पुस्तक पर रहता है। हमारे कई वीडियोस पब्लिश होते हैं जिनमें इंडियन इकोनॉमी, शेयर बाजार, सबको लेकर के बातचीत होती है, पर्सनालिटीज के साथ, मार्केट गुरुज के साथ, इकोनॉमी को समझने वालों के साथ। तो बिजनेस की हर छोटी बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए बिस्तक के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो का एक बार लाइक, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे और भी कई इंटरव्यूज आपके लिए लेकर के आते हैं। साथ ही साथ शेयर मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, बिजनेस जगत में क्या कुछ चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर आपको बिस्तक पर ही मिलती है। देखते रहिए बिस्तक।